शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। 1905 बंगाल विभाजन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा है? विकल्प हैं ए स्वराज, बी स्वदेशी और बहिष्कार, सी भारत छोड़ो या डी असहयोग आंदोलन से। प्रश्न का सही जवाब है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भारतीय लोगों द्वारा ब्रिटिश शासन का विरोध करने का एक प्रयास था। इसकी शुरुआत 1905 में हुई जब ब्रिटिश अधिकारियों ने बंगाल प्रांत को अलग करने का फैसला किया। बंगाल के विभाजन को प्रभावित करने के निर्णय की घोषणा 1905 में भारत के वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य था। विकल्प है ए औपनिवेशीकरण। औपनिवेशीकरण का मतलब है किसी देश द्वारा दूसरे देश को अधिकार में लेकर वहाँ पर अपने नियम लागू करना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य था। विकल्प है ए औपनिवेशीकरण, बी व्यापार, सी शोषण या डी विस्तार। प्रश्न का सही जवाब है बी व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य व्यापार करना था। कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एशिया के साथ व्यापार के लिए चार्टर्ड किया था, मतलब कि बनाया था। शामिल व्यापारियों के समूह का मूल उद्देश्य ईस्ट इंडीज़ के साथ मसाला व्यापार के डच एकाधिकार को तोड़ना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गृह नियम आंदोलन, जिसे कि होम रूल मूवमेंट भी कहा जाता है। गृह नियम आंदोलन का मतलब है कि अपने देश में अपने नियम होना। तो गृह नियम आंदोलन के उद्देश्य से एनी बेसेंट ने शुरू किया। विकल्प है ए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, बी भारतीय जनता को शिक्षित करना, सी भारत में स्वशासन में भाग लेना, डी प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ आंदोलन करना। प्रश्न का सही जवाब है सी भारत में स्वशासन में भाग लेना। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की। लीग का मतलब है समूह की शुरुआत की। उनका भारत में स्वशासन प्राप्त करने का सामान्य उद्देश्य था कि दोनों लीगों में एक लीग जो तिलक की लीग थी, एक अनौपचारिक समझ विकसित करना। तिलक की लीग ने महाराष्ट्र बॉम्बे को छोड़कर कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांतों में काम किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा वक्तव्य सही ढंग से मेल खाता है? विकल्प है ए करो या मरो, जवाहरलाल नेहरू, बी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, M.K. गांधी, सी मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, या डी गैर आवाज़ के माध्यम से स्वतंत्रता हमारा उद्देश्य होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न का सही जवाब है सी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। 4 जुलाई 1944 को बर्मा में, जो कि अब म्यांमार है, भारतीयों की एक रैली में भारतीय राष्ट्रीय सेना के लिए प्रेरक भाषण के एक भाग के रूप में बोले गए बोस का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसमें उन्होंने भारत के लोगों से ब्रिटिश राज के खिलाफ उनकी लड़ाई में शामिल होने का आग्रह किया। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया था? विकल्प हैं पिट्स इंडिया एक्ट, रोलेट एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका जवाब देने से पहले हम जान लेते हैं कि इन एक्ट्स में क्या था। तो सबसे पहले बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की, जो कि आया 1773 में, और इसका उद्देश्य कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और विलियम पिट्स जो कि उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको लागू किया।
ये रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उनके सुधार के लिए लाया गया था। उसके बाद आया चार्टर अधिनियम 1793। चार्टर अधिनियम 1793 ये था कि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र अब जो बचे हैं उनमें ब्रिटिश कंपनी का शासन जारी रहेगा और कंपनी कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। कंपनी अब कार्य करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर निर्भर रहेगी। उसके बाद आया भारत सरकार अधिनियम 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम को पारित करने के समय लॉर्ड मॉन्टेग भारत के सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसरॉय थे। तो ये एक तरह से सुधार अधिनियम था। इसके बाद बात कर लेते हैं रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून भी कहा जाता है, भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून से ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया था कि वे किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए, बिना ट्रायल के उसे जेल में बंद कर सकती। तो ये सब थे एक्ट्स और अधिनियम जिनमें ये चीज़ें बता रखी थी। अब बताना है कि रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया। तो इसका जवाब होगा ए, पिट्स इंडिया एक्ट या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट या फिर EIC एक्ट 1784, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के रूप में भी जाना जाता है, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम, एक एक्ट था जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रण में लाकर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था ब्रिटिश सरकार की। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पेश किया था। विकल्प है ए, जमींदारी प्रणाली, बी, महलवारी प्रणाली, सी, मनसबदारी प्रणाली या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर जानने से पहले हम जान लेते हैं कि जमींदारी प्रणाली, महलवारी प्रणाली और मनसबदारी प्रणाली क्या है। तो जमींदारी प्रथा भारत में मुगल काल एवं ब्रिटिश काल में प्रचलित एक राजनीतिक सामाजिक प्रथा थी, जिसे भूमि का स्वामित्व उस पर काम करने वालों का न होकर किसी और जमींदार का होता था, जो खेती करने वालों से कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद ये प्रथा समाप्त हो गई। दूसरी है महलवारी प्रणाली। भारत में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई 3 प्रमुख भूमि राजस्व प्रणालियों में से एक थी। भूमि राजस्व के भुगतान के लिए पूरा गांव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। हालांकि व्यक्तिगत जिम्मेदारी हमेशा होती थी। महलवारी प्रणाली की उत्पत्ति उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध अलग अलग समय में ब्रिटिश वर्चस्व के प्रभुत्व में आए। उसके बाद है मनसबदारी। सेना और नागरिक सेवाओं की एक प्रणाली थी जो जागीरदारी प्रणाली के स्थान पर अकबर द्वारा शुरू की गई थी। अकबर की शक्ति से बोलना इस प्रणाली का प्रवर्तक नहीं था। ये मूल रूप से खलीफा अब्बास सैयद द्वारा पेश की गई प्रणाली थी और उसके बाद भारत में इसको आयात किया गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पेश किया कौन सी प्रणाली को। विकल्प हैं ए, जमींदारी प्रणाली, बी, महलवारी प्रणाली, सी, मनसबदारी प्रणाली या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है जमींदारी प्रणाली। जमींदारी प्रथा लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1973 में स्थायी बंदोबस्त अधिनियम के माध्यम से शुरू की गई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी प्रांतों में पेश किया गया था। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के रूप में भी इसको जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी द्वारा स्थापित किया गया था, मतलब किसके द्वारा स्थापित किया गया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को। तो इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन 12 जून 1905 को पुणे, महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था, जिन्होंने इस एसोसिएशन यानी कि तो एक तरह से संस्था है, तो एसोसिएशन को बनाने के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़ दिया था। डेक्कन का मतलब है दक्कन के पठार। तो दक्षिण के जो पठार है उनको दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। विशाल प्रायद्वीपीय पठार है ये। दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग इस पठार पर स्थित है। यह पठार त्रिभुजाकार है। इस उत्तर की सीमा सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखला द्वारा और पूर्व और पश्चिम की सीमा क्रमशः पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी द्वारा निर्धारित होती है। यह पठार भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है। दक्कन शब्द संस्कृत के शब्द दक्षिण का अंग्रेजी अपभ्रंश शब्द डेक्कन का हिंदीकरण है।
तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो थी उस टाइम पे उस पर छोड़ दिया था। उनके साथ शिक्षित भारतीयों का एक छोटा समूह था जिसे नटेश अप्पाजी, द्रविड़, गोपाल कृष्ण देवधर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद पटवर्धन जो सामाजिक और मानवीय विकास को बढ़ावा देना चाहते थे और भारत में ब्रिटिश शासन को काट फेंकना चाहते थे। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और अतिवादी मुख्य रूप से मुख्य मतभेद थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो गुट थे, नरमपंथी और अतिवादी। नरमपंथी मतलब कि जिन्हें उदारवादी भी कहा जाता है और अतिवादी मतलब कि जिन्हें एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता है, जिन्हें चरमपंथी बोला जाता है। तो इनके बीच में मुख्य रूप से कौन से मुद्दों पर मतभेद थे, उससे पहले हम जान लेते हैं कि नरमपंथी और चरमपंथी होते क्या हैं। तो चरमपंथी उन लोगों को बोला जाता है जो अपनी विचारधारा को प्रखर रूप से रखते हैं, अपनी विचारधारा पे चलते हैं, दूसरों की विचारधाराओं को स्वीकार नहीं करते। और नरमपंथी उन लोगों को बोला जाता है जो दूसरों की विचारधाराओं को भी सुनते हैं, उनका भी ख्याल रखते हैं। तो ये दो तरह के लोग थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। तो इन पे किन मुद्दों पर इनके मतभेद थे? विकल्प हैं ए स्वराज पे, बी विदेशी मुद्दों पे, सी बहिष्कार पे या डी राष्ट्रीय शिक्षा पे। तो इसका सही जवाब है स्वराज है। कई बिंदु थे वैसे तो जिन पर इनमें मतभेद थे, लेकिन अंतर का एक मुख्य बिंदु स्वराज था। चरमपंथियों का लक्ष्य स्वराज से कम कुछ भी नहीं था और जो नरमपंथी थे वो प्रशासन में अधिक भारतीयों को चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सरकार में आ जाए, ब्रिटिश सरकार में हिस्सा ले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य था जिसे लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का उपयोग करके नहीं जोड़ा था? तो उससे पहले हम आगे विकल्पों की तरफ बढ़े इससे पहले देख लेते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या इसे चूक का सिद्धांत भी बोला जाता है, इसे व्यपगत सिद्धांत भी बोला जाता है, इसे हड़प नीति भी बोला जाता है। इसमें इस सिद्धांत के अंतर्गत अगर पैतृक वारिस ना हो तो इस स्थिति में वो राज्य या वो जगह ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ जाएगी। तो इनमें से कौन सा ऐसा राज्य था जो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का उपयोग करके उसको नहीं जोड़ा था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत? विकल्प हैं ए नागपुर, बी उदयपुर, सी मैसूर या डी सतारा। सही आंसर है इसका सी मैसूर। मैसूर को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का यूज़ करके लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश शासन में नहीं जोड़ा। तो मैसूर राज्य का कोई पैतृक वारिस स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चूक के सिद्धांत के तहत शामिल नहीं किया गया। 10वां प्रश्न है, 1838 में भारत में स्थापित पहले राजनीतिक संगठन के रूप में जाना जाता था। विकल्प हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी, बी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सी सेटलर्स एसोसिएशन, डी है जमींदारी एसोसिएशन। इसका सही जवाब है जमींदारी एसोसिएशन या जमींदारी संघ। तो जमींदारी संघ या जमींदारी एसोसिएशन आधुनिक भारत का पहला राजनीतिक संघ माना जाता है। औपचारिक रूप से मार्च 1838 में कलकत्ता में शुरू किया गया था। इसके तुरंत बाद इसका नाम बदलकर लैंड होल्डर्स सोसाइटी कर दिया गया था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। धन्यवाद।